Hello everyone. Today we will discuss weak chemical forces under inorganic chemistry. So we will divide weak chemical forces into two parts: hydrogen bonding and dipole based forces. So sometimes we think that hydrogen bonding is a strong bond. Sometimes we have confusion whether it is a strong bond or a weak bond. So it is a strong bond as well as a weak bond. ये strong bond भी है, ये weak bond भी है. डिपेंड करता है कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किससे कंपेयर कर रहे हैं. अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफ यू कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद अदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लाइक covalent bond or ionic bond as compared to those strong forces, hydrogen bonding is a weak force. But if we will compare other forces under weak forces like dipole based forces, van der Waals forces, then hydrogen bonding is a strong force. डिपेंड कर देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस बात पे डिपेंड करता है कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं. अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक ऐसे बॉन्ड से कंपेयर कर रहे हैं जो स्ट्रांग है, तो उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है हमारा वो वीक हो जाएगा. अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे बॉन्ड से जो हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा स्ट्रांग हो जाएगा. ये वही बात हुई कि अगर आप हमको किसी एक अच्छे आदमी से कंपेयर कर रहे हो, तो मैं उस अच्छे आदमी के कंपैरिजन में मैं बुरा हो जाऊंगा. लेकिन अगर आप मेरा कंपैरिजन किसी खराब आदमी से कर रहे हो, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं अच्छा आदमी हो गया. तो ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने ग्रुप में स्ट्रांग है, वीक होते हुए भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. देखिए, हम लोग वी आर डिस्कसिंग वीक केमिकल फोर्सेस, सो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए वीक फोर्स. बट अपने ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग फोर्स होता है. अपने ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रांग फोर्स होता है. लेकिन जब अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड को अदर स्ट्रांग फोर्सेस, जो एक स्ट्रांग ग्रुप का फोर्स है, अगर स्ट्रांग ग्रुप के फोर्स से अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करोगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा उस फोर्सेस से वीक फोर्सेस होगा. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक क्यों होता है एज कंपेयर टू अदर स्ट्रांग फोर्सेस लाइक कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड. तो वहां पर आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट चार्जेस होते हैं. जो अट्रैक्शन होता है हमारा दो यूनिट्स के बीच में, वो वहां पर जो चार्जेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं. कंप्लीट पॉजिटिव रहेगा, कंप्लीट नेगेटिव होगा. लेकिन अभी हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो अट्रैक्शन होता है वो ऐसे यूनिट्स के बीच में होता है जिनमें चार्जेस पार्शियल होते हैं, कंप्लीटली चार्जेस नहीं होते हैं. इसीलिए यहाँ पर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होते हैं लेकिन पार्शियल होते हैं. इसीलिए ये जो फोर्स है वो वीक हो जाता है एज कंपेयर टू अदर फोर्सेस लाइक आयोनिक फोर्सेस. लेकिन ये अपने ही ग्रुप में ये स्ट्रांग होता है. ठीक है. अब हम लोग वी विल डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है हमारा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में होगा. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में होगा. लेकिन शर्त है कि वो हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए. हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए. और वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा कौन सा होता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. जैसे नाइट्रोजन हो गया हमारा ग्रुप 15, ऑक्सीजन ग्रुप 16, फ्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर्स हो गया सेकंड पीरियड के. अगर हम बात करें कि जैसे हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, ये अगर हमारा किसी आर यूनिट से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में. लेकिन शर्त है कि ये हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ये किसी एक से जुड़े, यहाँ पर या तो फ्लोरीन हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है या नाइट्रोजन हो सकता है. यहाँ पर भी या फ्लोरीन हो सकता है या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन. मतलब यहाँ पर हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि यहाँ पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये अपने पास खींच लेता है, कंप्लीटली नहीं खींचता है, पार्शियली खींचता है. तो यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं डेल नेगेटिव चार्जेस हो जाते हैं इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास, और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास डेल पॉजिटिव चार्ज होता है. और इनके बीच में यहाँ पर क्या करेंगे, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
इस ग्रुप का भी इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेंगे तो इनके पास डेल नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव के बीच में जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा किसके बीच में होगा? एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में होगा, लेकिन वो हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, तब वो होगा हमारा, तब जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगेंगे हमारे हाइड्रोजन और हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, वो होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ वी विल क्लासिफाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनटू टू पार्ट्स। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो हम लोग दो क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन नंबर 1, क्लासिफिकेशन नंबर 2। क्लासिफिकेशन नंबर 1 किसके बिहाफ पर होगा? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये होगा हमारा डिवीजन 1। और डिवीजन 2 में हम लोग देखेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर मींस अलग-अलग मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ेंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामोलिकुलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर, एंड इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इट विल बी इंटरमोलिकुलर। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिर डायपोल बेस्ड फोर्सेस पढ़ेंगे। दोनों ही वीक फोर्सेस है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने ग्रुप में स्ट्रांग होता है। So we will discuss classification. We will discuss classification number 1 for hydrogen bonding, that is symmetrical. Symmetrical hydrogen bonding, unsymmetrical. Unsymmetrical hydrogen bonding. अब सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इफ द bonds formed around hydrogen, if the bonds formed around hydrogen are similar in all aspects, then it will be called symmetrical hydrogen bonding. और just इसका उल्टा means if the bonds formed around hydrogen are not similar in all aspects, then it will be called as unsymmetrical hydrogen bonding. तो अब हम आपको समझाते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एग्जांपल से के थ्रू। जैसे हमारा HF2- है, तो HF2- में क्या होगा कि यहाँ पर H F से जुड़ा है और यहाँ पर F-। अगर आप देखेंगे तो HF2- यही मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कभी बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड बना है दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग के साथ, ये फ्लोरीन के पास चला जाएगा। तो अब हमारा जो बॉन्ड बनेगा कैसा होगा? F मतलब जो पहले क्या था, इसके बीच में यहाँ पर बॉन्ड था और यहाँ पर इसके पास नेगेटिव चार्ज था। अब क्या हो गया कि इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। तो हमारा जो जब हम इसका हाइब्रिड बनाएंगे तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो अब हम जब हाइब्रिड बनाएंगे तो यहाँ पर पार्शियल बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के अराउंड जो बॉन्ड बने वो सिमिलर है इन ऑल एस्पेक्ट्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, इफ द बॉन्ड्स फॉर्म्ड अराउंड हाइड्रोजन इज नॉट सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे कि हम अगर पानी का एग्जांपल ले H2O, तो HOH, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, या फिर हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे, लेकिन हाइड्रोजन के अगर हम इर्द गिर्द देखें, हाइड्रोजन के अगर अराउंड अगर हम बॉन्ड्स देखें, तो यहाँ पर तो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पर है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर अगर आप देखें तो हाइड्रोजन के अराउंड दोनों बॉन्ड सिमिलर नहीं है, एक तो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे, दोनों सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड थे, इसलिए हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं कि HF2, तो इसमें कौन कौन से बॉन्ड अगर हमको पता करना है कि इसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, तो KHF2 किससे मिलकर बना है, K प्लस और HF2 माइनस। तो K प्लस और HF2 माइनस के बीच में, K प्लस और HF2 माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड, कौन सा अट्रैक्शन होगा, ये होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे उनको बोलेंगे हम लोग आयनिक बॉन्ड। और HF2 माइनस के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन KHF2, द वन इज आयनिक बॉन्ड एंड अदर इज सिमेट्रिकल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमने पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब हम लोग दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरमोलिकुलर में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर में क्या होगा कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, मतलब पास पास आएंगे थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, व्हाट विल बी द केस इन इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर में होगा कि हमारा एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे कि अगर हम इंटरमोलिकुलर की बात करें तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, मैं ये मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं, कोई भी कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, इसके बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुआ होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा और यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, उन दोनों के बीच में हमारा जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, यहाँ इससे हमारा बना होगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पर हाइड्रोजन हो जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो और यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, उन दोनों के बीच में हमारा वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो, जिसको हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर associating, that's why it is called intermolecular. Here same molecule within a molecule that bond is formed, that's why it is called intramolecular hydrogen bonding. अब इसके बारे में अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो आंसर अपने आप आएगा। जैसे कि here particles are more associated in which case, intermolecular, intramolecular. Obviously particles are more associated in intermolecular because different molecules are coming together and getting associated with the help of hydrogen bonding. So more particles are associated. Here less particles are associated because the bond is formed within a molecule. ये किसी दूसरे molecule से associate नहीं हो रहा है, ये अपने ही molecule में जो पहले था उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अपने ही मॉलिक्यूल में एसोसिएटेड हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इंट्रामोलिकुलर, जिसमें लेस मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड, मोर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड और मोर पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड। अब चिलेशन मतलब कि होता है हमारा रिंग का फॉर्मेशन। चिलेशन मतलब रिंग का फॉर्मेशन। तो चिलेशन यहाँ पर हमेशा होगा, रिंग का फॉर्मेशन तो हमेशा ही होगा, क्योंकि एक एंड अगर हमारा हाइड्रोजन होगा जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा और दूसरा एंड होगा हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो चिलेशन तो रिंग तो हमारा इसमें हमेशा बनेगा, लेकिन इसमें रिंग बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, हम गारंटी नहीं कर सकते। सो चिलेशन मे बी अवॉइडेड, चिलेशन मे अकर और मे नॉट अकर, बट चिलेशन विल ऑलवेज टेक प्लेस। इंट्रोपी की अगर हम बात करें तो इंट्रोपी मतलब होता है डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस, मतलब कि इधर उधर घूमने की टेंडेंसी।
इधर उधर भागने की टेंडेंसी, अगर जैसे हमारे ये रूम है तो इसमें गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, अभी जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो होती है उसकी डिसऑर्डरनेस या फिर उसकी वो कहते हैं एंट्रोपी। तो जो जितने आसानी से, जितना ज्यादा उसकी रैंडमनेस है, जितनी ज्यादा उसकी डिसऑर्डरनेस है, उसकी स्पॉन्टेनिटी या फिर उसकी जो स्पॉन्टेनिटी है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर लॉस इन एंट्रोपी या फिर उसको कहेंगे एंट्रोपी। तो अगर यहाँ पर कहा जाए कि लॉस इन एंट्रोपी, तो लॉस इन एंट्रोपी कहाँ पर ज्यादा होगा? यहाँ पर लॉस इन एंट्रोपी ज्यादा होगा, यहाँ पर लॉस इन एंट्रोपी कम होगा। यहाँ पर लॉस इन एंट्रोपी क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मोर मॉलिक्यूल्स आर कमिंग एंड गेटिंग एसोसिएटेड विद ईच अदर। मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स पहले फ्री फ्री घूम रहे थे, अब मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आकर चिपक गए हैं। अब उनकी घूमने की टेंडेंसी, इधर उधर भागने की, उनकी रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस कम हो गई। तो यहाँ पर लॉस इन एंट्रोपी टेक्स प्लेस। लॉस इन एंट्रोपी कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि यहाँ पर मतलब अगर मैं आदमी हूं तो मैं अपना एक हाथ दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ लिया हूं, तो मुझको को मैंने किसी दूसरे या तीसरे आदमी से हाथ नहीं मिलाया है। ये होता है हमारा इंट्रामोलिकुलर में। इंटरमोलिकुलर में मैं किसी दूसरे आदमी का हाथ धर लिया, वो किसी तीसरे आदमी का धर लिया, वो किसी चौथे आदमी का। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स गेटिंग एसोसिएटेड विद ईच अदर, हियर सेम मॉलिक्यूल्स गेटिंग एसोसिएटेड विद ईच अदर। So loss in entropy can be avoided, but loss in entropy will always occur in intermolecular। अब अगर और हम कुछ बात करना चाहें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। अगर आपसे कुछ कोई पूछ, अगर ऐसे ही कोई पूछ दिया जाए कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो रफली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास। कहीं कहीं पर कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि उसकी पैकिंग, लैटिस के अंदर, सॉलिड के अंदर पैकिंग कैसी है, या फिर कोई जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग बन गया तो वहां पर किसी किसी केसेस में एक्सेप्शंस आ सकते हैं, लेकिन जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर यहाँ पर क्या होगा कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो बढ़ जाएगा। जो आफ्टर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, the overall molecular mass will increase. That's why here melting point, boiling point will increase in case of intermolecular hydrogen bonding. Here the same molecule is getting interacted, so overall molecular mass will be less. So melting point and boiling point will be less in case of intramolecular. ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन 2। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट depends on molecular mass, but there may be exception due to some cases like packing in lattice or some other forces like hydrogen bonding। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे melting point, boiling point of group 15, 16, 17, melting point of group 15, 16, 17 and boiling point of group 15, 16, 17। तो अगर हमको जनरल आइडिया बोला जाए तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये हमारा जनरल कॉमन सेंस कहता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन क्रिएट एक्सेप्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो अभी हम लोग उनको देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या एक्सेप्शंस ला सकता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ग्रुप 15, 16, 17। अब ग्रुप 15, 16, 17 ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमको पता चलेगा। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15, 16, 17। जैसे हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलिरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलिरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका हाइड्राइड ले लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो
हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में होता है, तो इसका हम हाइड्राइड ले लेते हैं। H2O, H2S, H2Se, H2Te, HF, HCl, HBr, HI, NH3, PH3, AS, H3, SB, H3, H2O, H2S, H2Se, H2Te, HF, HCl, HBr, HI। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कम है कंपेयर टू फास्फोरस, आर्सेनिक का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू फास्फोरस, एंटीमनी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है एज कंपेयर टू आर्सेनिक। मींस व्हेन इफ वी मूव डाउन द ग्रुप देन वी फाइंड दैट मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। इसका मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ना चाहिए। अगर हमको जनरल अगर कॉमन सेंस करें तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए 1 2 3 4। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर 1 2 3 4 1 2 3 4। लेकिन अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा कि हमने फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होता है और उससे लगे हुए हाइड्रोजन के बीच में फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होता है। लेकिन शर्त है कि हमारा हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा होना चाहिए। तो इनके बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना है HF, H2, NH3। ये जो है NH3 H2O, HF, HF इन सभी के बीच में जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना है। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो हमारे एक्सेप्शंस जो है यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। अब हमको पता चल रहा है कि एक्सेप्शंस यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। अब एक्सेप्शंस क्रिएट होंगे, अगर एक्सेप्शंस क्रिएट होंगे या इसका मतलब कि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका ज्यादा हो जाएगा, 4 नंबर पे नहीं जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब कहां पर होगा, पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, पता नहीं। अगर ये पहले नंबर पे आता है तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ये दूसरा नंबर पे आता है तो ये पहला, ये दूसरा हो गया, तो ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे चलेगा। तो अब हम कैसे याद, अब ये चीज हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है हमारा, ऐसे याद कीजिए 1 1 2 112 से 1 1 2 1 1 2 मतलब कि नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप पे फर्स्ट पोजीशन पे होता है। नाइट्रोजन NH3 का मेल्टिंग, अमोनिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। होना चाहिए था फोर्थ पोजीशन पे, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर मास की अगर बेसिस पर देखें तो इसकी मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होती है अपने ग्रुप में, तो इसको तो होना चाहिए था फोर्थ पोजीशन पे। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर एक्सेप्शन आ गए और ये फर्स्ट पोजीशन पर चला गया। तो हमको मेल्टिंग पॉइंट के लिए याद रखना है 112 1 1 2 1 मतलब अमोनिया अपने ग्रुप पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, वाटर अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया और HF अपने ग्रुप पे सेकंड पोजीशन पे आ गया। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर देखें तो HF को फोर्थ पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग आकर एक्सेप्शंस क्रिएट कर दिया। अब अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर है, अगर अमोनिया अगर फर्स्ट पोजीशन पर आ गया तो बाकी सब चीज तो सेम मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर चलेंगे। अगर अमोनिया, क्योंकि इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, तो इनमें तो हमारा कॉमन सेंस चलेगा कि जिसमें मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो अगर अमोनिया अगर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो हमारा एंटीमनी किसमें आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फोर्थ पोजीशन पे। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया हमारा H2O मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल अगर हमारा अपने ग्रुप पे फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, तो टेलेरियम हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, सेलेरियम थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा और सल्फर फोर्थ पोजीशन पर आ जाएगा। अगर HF अपने ग्रुप पे सेकंड पोजीशन पर आ गया तो HI तो फर्स्ट पोजीशन पे ही रहेगा, ये वो चला जाएगा HBr थर्ड पोजीशन पे और HCl चला जाएगा हमारा फोर्थ पोजीशन पे। ये रहा हमारा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ ग्रुप 15 16 17। 15 16 17 को ही क्यों डिस्कस किया? अगर आपसे अदर ग्रुप, अगर इनर गैसेस के बारे में पूछ लिया जाए तो इनर गैसेस में क्या होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अदर ग्रुप में अगर हमसे पूछ लिया जाए तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग
FON के बीच में ही होता है, इसलिए हमने ग्रुप 15, 16, 17 पढ़ा। अगर इनर्ट गैसेस के बारे में पूछ लिया जाए तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप बढ़ती जाएगी। अब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ती है मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से? अगर हम डाउन द ग्रुप बढ़ जाए तो क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से जो हमारा जो एटम्स है उसकी साइज बढ़ती है, साइज बढ़ती है तो उसमें जो वेंडर वाल फोर्सेस है, आपस में लगने वाले जो वेंडर वाल फोर्सेस है, वेंडर वाल फोर्सेस सरफेस पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा सरफेस होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, उतना ज्यादा ही हमारा वेंडर वाल फोर्सेस होगा। तो वेंडर वाल फोर्स तो वीक फोर्स है, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वेंडर वाल फोर्सेस लगेंगे, और वेंडर वाल फोर्सेस लगेंगे तो वो आपस में मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, तो उनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगी वो ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू अदर विच हैव लेस मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। तो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर हमको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कांसेप्ट पता नहीं है, अगर हम अपना कॉमन सेंस लगाए तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, एंटीमनी फर्स्ट पोजीशन पे, आर्सेनिक सेकंड पोजीशन पे, फास्फोरस थर्ड पोजीशन पे, और नाइट्रोजन का ग्रुप जो है हमारा फोर्थ पोजीशन पे होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारा होना चाहिए अगर हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कांसेप्ट अगर हमने नहीं लगाया है तो। लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आकर एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकता है, जो कि हमको लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली होता है हमारा वहां पर क्या होता है, पार्शियल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, मतलब अच्छा खासा बॉन्ड बनता है। तो इससे हमारे एक्सेप्शंस क्रिएट हो सकते हैं सेकंड ग्रुप पे, बाकी ग्रुप पे तो नहीं होंगे क्योंकि इसी ग्रुप पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है। तो इस पे हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक्सेप्शंस मिल सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर याद करने के लिए, ये कोई ये नहीं है, प्रैक्टिकल बेसिस है, याद करने के लिए इसको जैसा हमने 112 बोला था तो इसको आपको 211 से याद करना होगा। 112 211 211 मतलब अमोनिया अपने ग्रुप में सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा, वाटर अपने ग्रुप पे फर्स्ट पोजीशन पे था, अभी भी रहेगा, और HF अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो अमोनिया अपने ग्रुप पे सेकंड पोजीशन पे चला गया, H2O अपने ग्रुप पे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया, और HF अपने ग्रुप पे फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। अगर अमोनिया अपने ग्रुप में सेकंड पोजीशन पे चला गया तो ये एंटीमनी किस पे चला जाएगा? ये एंटीमनी तो अपना फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा अपने ग्रुप में, आर्सेनिक थर्ड पोजीशन पे और फास्फोरस फोर्थ पोजीशन पे। अगर H2O अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो टेलिरियम सेकंड पोजीशन पे, सिलेरियम थर्ड पोजीशन पे, सल्फर फोर्थ पोजीशन पे। अगर HF अपने ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो HI अपने ग्रुप में सेकंड पोजीशन पे, HBr थर्ड पोजीशन पे, और HCl फोर्थ पोजीशन। इनका जो ऑर्डर है ये हमने मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर लगाया है, बेसिस मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर निकाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
वहाँ वो चल रहा था इसलिए मैं शांत हो गया था। थोड़ा रेस्पेक्ट करना चाहिए सारे रिलीजियंस को। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पहले हमको दिया है 3 क्वेश्चंस, मैंने लिख दिया है अपने मन से। तो ट्रू एंड फॉल्स हमको बताना है कि ये सही है या गलत है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैराइसोमर। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पहले नाइट्रोफिनोल क्या होता है कि यहाँ एक पोजीशन, अगर हम ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करें तो यहाँ पर एन ऑर्थोनाइट्रोफिनोल या फिर यहाँ पर OH यहाँ पर NO2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। फिनोल और फिनोल, ये हो गया हमारा फिनोल और उसके ऑर्थो पोजीशन पे हो गया NO2। पैरानाइट्रोफिनोल की अगर हम बात करें, तो ये हो गया हमारा फिनोल और इसके पैरा पोजीशंस पे NO2 ग्रुप। तो इसे हमसे पूछा गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैराइसोमर। तो ये बात सही है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैराइसोमर। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होगा कि हमारा जो हमने पढ़ा था कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसमें क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ये किसी दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से, ये किसी तीसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से ऐसे एक बहुत बड़ा चेन बन जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेस मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो यहाँ पर ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा इसका। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी वेपर हमको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू पैराइसोमर्स। तो इसकी वेपर ज्यादा मिलेगी तो इसकी वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगी। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन पैराइसोमर। वोलेटाइल मतलब कि भाप बनकर उड़ जाना। तो ये एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसकी वेपर ज्यादा बनेगी। इसका मतलब कि दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इज मोर वोलेटाइल देन इट्स पैराइसोमर। तो ये बात सही है। तो यहां पर हमने लिख दिया ट्रू। नाउ ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड इज सॉलिड while its para-isomer is liquid at room temperature। हमको खुद भी पता नहीं है कि कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड होता है या फिर कौन सा गैस होता है। मैंने ऐसे ही लिख दिया है, लेकिन आपको इससे आपको पता चल जाए कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपसे बोला जाए कि ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड क्या होगा, C डबल बॉन्ड ये हो गया हमारा सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये फिनोल और ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये हो गया हमारा ऑर्थो और इसका हो जाएगा पैराइसोमर। अब यहां पर बात किया जाए कि ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल इट्स पैराइसोमर इज लिक्विड। ये बात गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ऑर्थोआइसोमर की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा यहाँ पर। और दूसरे जो हमारे जो सैलिसाइल एल्डिहाइड है वो दूसरे जुड़ेंगे, यहाँ पर तीसरे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक कंप्लीट मोर मॉलिक्यूल्स विल एसोसिएट विद ईच अदर। तो यहाँ पर हमको पता नहीं कि ये सॉलिड होगा है कि लिक्विड है, हमको ये पता नहीं कि ये सॉलिड है लिक्विड है क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि अगर ये लिक्विड है तो ये सॉलिड है, अगर ये गैस है तो ये अगर ये सॉलिड है तो ये लिक्विड है, अगर ये लिक्विड है तो ये गैस है। मतलब कि ये जो पार्टिकल्स है ये लेस एसोसिएटेड है, मतलब कि ये वाले जो पार्टिकल्स है मोर लेस एसोसिएटेड है। अगर ये सॉलिड है तो ये लिक्विड होगा, ये हमको पता चल रहा है। अगर ये लिक्विड है तो ये गैस होगा, मतलब कि यहाँ पर पार्टिकल्स मोर एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी ये ज्यादा होगी, यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको पता नहीं कि ये सॉलिड है कि क्या है, लेकिन हमको ये पता जरूर चल रहा है कि अगर ये सॉलिड है तो ये लिक्विड होगा, ये सॉलिड से कम डेंसिटी वाला होगा। और ये लिक्विड है, अगर एक्चुअली में ये लिक्विड होता है तो ये गैस होगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स एसोसिएट नहीं हो रहे हैं, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। यहाँ पर मतलब कि पार्टिकल्स की डिस्पर्स होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यहाँ पर पार्टिकल्स की एसोसिएट होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो हम यहाँ पर बोला गया कि ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड इज सॉलिड,
ठीक, अगर ये बात अगर इतना तो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको अगर ये पता है कि अगर ये सॉलिड है तो ये पैरा आइसोमर उससे भी ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाइल इट्स पैरा आइसोमर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये बात गलत हो गई, ये दिस इज फॉल्स। क्लोरल हाइड्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है? क्लोरल हाइड्रेट अगर आप ऑर्गेनिक का थोड़ा सा आइडिया होगा तो एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, वहां से H2O मॉलिक्यूल्स लीव कर जाता है और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो अगर हम बात करें क्लोरल हाइड्रेट की, तो क्लोरल हाइड्रेट में क्या होता है कि उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट कर देता है कि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप का रहना, जैसे ये C Cl 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 और यहां पर OH OH। तो ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। ये हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्लोरीन के बीच में हो रहा है, क्यों? क्लोरीन भी फ्लोरीन के नीचे आता है, तो इसमें भी ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाँ, फ्लोरीन के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। यहाँ पर चीलेशन भी काम आता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनती है जो कि स्टेबल होती है। तो ये हमारा इस मॉलिक्यूल्स को स्टेबलाइज करता है, एक ही कार्बन पर दो H ग्रुप को स्टेबलाइज करता है क्लोरल हाइड्रेट। तो स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बात गलत हो गई। स्टेबिलिटी है क्लोरल हाइड्रेट की बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही क्लोरल हाइड्रेट का एग्जिस्टेंस हो पाया। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाता, अगर यहाँ पर कुछ आयोडीन लगा दे तो इसकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा और एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप सपोर्ट नहीं कर पाएगा, मतलब स्टेबल नहीं हो पाएगा। यहाँ से H2O मॉलिक्यूल लीव कर जाएंगे और C डबल बॉन्ड वो बन जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस देखे हमने, अभी और कुछ डिस्कस करते हैं। इसको मैं रफ कर दूं। ठीक, और तीन क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इसके बाद इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग खत्म करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं सारी चीज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं। और तीन चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने H2O को नाम तो सुना है, H2O मतलब वाटर होता है ऑब्वियसली। H3O प्लस, अब पानी अगर पानी एसिडिक मीडियम में है तो उस पे H प्लस एक्सेप्ट कर H2O जो है H प्लस एक्सेप्ट कर H3O प्लस बन जाता है। जैसे कि हमारा H2O है, इसके पास लोन पेयर है। अगर ये एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर H3O प्लस बन जाता है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं H3O प्लस। अब ये H3O प्लस, अब H5O2 प्लस, H7O3 प्लस, H9O4 प्लस, ऐसा लगता है कि ये सारे मॉलिक्यूल्स नाम सुना हुआ नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपको बताता हूं कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये H3O प्लस, ये H3O प्लस, ये OH प्लस, ये OH3 प्लस हो गया। दिस इज आवर OH3 प्लस। अब यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू यहां पर H2O मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। अगर यहां पर H3O प्लस से अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अगर H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ गए तो ये बन गया हमारा H5O2 प्लस, H5O2 प्लस। अगर यहां पर और एक वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू तो ये बन गया ना H3O3 प्लस, H7O3 प्लस। अगर हमारा और एक H2O मॉलिक्यूल्स जुड़ गया तो H9O4 प्लस। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे एग्जिस्टिंग हैं। दिस मॉलिक्यूल्स आर एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग बात करते हैं H3BO3 बोरिक एसिड के बारे में। बोरिक एसिड हमारा एक वीक एसिड होता है, मोनोप्रोटोनिक एसिड होता है। मोनोप्रोटोनिक क्यों बोलते हैं? ये अपना H प्लस नहीं देता है। बोरिक एसिड अपना H प्लस नहीं देता है। अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी का OH माइनस एक्सेप्ट करके पानी का H प्लस फ्री करवा देता है, लेकिन H प्लस फ्री करवाता है, इसलिए हम लोग इसको एसिड बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी वीक एसिड, मोनोप्रोटोनिक एसिड। जो हम लोग कैरम बोर्ड पे जो पाउडर छिड़कते हैं, कैरम बोर्ड पे जो पाउडर डालते हैं ताकि उसकी फ्रिक्शंस को कम करने के लिए,
फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो होता है हमारा बोरिक एसिड, जो पाउडर व्हाइट कलर का पाउडर होता है फ्रिक्शन में हम लोग जो छिड़कते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए कैरम बोर्ड पे जो छिड़कते हैं, तो वो होता है हमारा बोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। अगर आप वो पाउडर को कोल्ड वाटर में घुलने की कोशिश करिएगा तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन बोरिक एसिड हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कोल्ड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, हॉट वाटर में क्यों डिसॉल्व हो जाता है? द रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोल्ड वाटर में देखिए बोरिक एसिड बहुत सारे बोरिक एसिड आपस में जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, तो ये हमारे बहुत सारे बोरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे। कोल्ड वाटर में वो एक साथ उसको अगर हम डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। जब उसको अगर हम हॉट वाटर में डालेंगे मतलब हम हीट दे रहे हैं, हीट देने से क्या होगा कि दो बोरिक एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा और फिर वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तब फिर पानी में घुलेगा। बोरिक एसिड कैसा होता है हमारा? बोरिक एसिड बोरॉन सेकेंड पीरियड का है। बोरिक एसिड की अगर हम बात करें तो बोरोन OH OH OH। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हो गया हमारा sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, एक 2D शीट लाइक स्ट्रक्चर। बोरोन OH 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 2D स्ट्रक्चर है और प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब हमारा इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, sp2 मतलब सेकंड पीरियड का है, तो इसके पास एक p वैकेंट है। इसीलिए जब पानी है, पानी हमारा H+ और OH- से मिलकर बना होता है। जो H2O है वो हमारा H+ और OH- से मिलकर बना होता है, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये OH- इसके वैकेंट ऑर्बिटल पर अटैक करता है, तो ये बन जाता है हमारा BOH OH OH OH, मतलब ये टेट्राहेड्रल बन गया। ये टेट्राहेड्रल बन गया, इसको ऐसे बनाना ठीक रहेगा, OH OH। बोरॉन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गया हमारा बोरॉन। वो पानी का OH- एक्सेप्ट करने के बाद पानी का H+ रिलीज करवा दिया, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वीक एसिड। क्यों? क्योंकि पानी का आयोनाइजेशन ही खुद कम होता है। पानी का अगर आयोनाइजेशन ज्यादा हुआ तभी तो इसके OH- बोरॉन पे अटैक करेंगे, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेंगे। पानी का आयोनाइजेशन ही खुद 10⁻⁷ के आसपास होता है, तो इसलिए ये कम OH- को एक्सेप्ट कर पाता है, तो कम H+ पानी का रिलीज हो पाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेरी वेरी वीक एसिड। अब बहुत सारे बोरिक एसिड इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, यहां से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े रहते हैं। अगर हम इसको कोल्ड वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा नहीं, और जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगा नहीं तब तक पानी बोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, और जब तक बनाएगा नहीं तब फिर पानी में ये बोरिक एसिड घुलता नहीं। अगर हम इसको हॉट वाटर में घोल रहे हैं तो हॉट वाटर में क्या होगा, इसको एनर्जी मिलती है, एनर्जी से ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो बोरिक एसिड के बीच में बना है वो टूट जाएगा। फिर यहाँ पर पानी के साथ ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वो पानी के साथ फिर बनेगा, और पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनकर ये हमारा पानी में घुल जाता है। तो बोरिक एसिड हमारा 2D स्ट्रक्चर है। दिस बोरिक एसिड इज यूज्ड to reduce friction on wooden boards like carom board. Boric acid is insoluble in cold water, it is soluble in hot water. These are the basic characteristics of boric acid. Now density of ice is less than density of water. Generally the density of solid of same material is higher than the density of its liquid. मतलब डेंसिटी उसी सॉलिड का ज्यादा होता है। अगर हम उसको पिघला दें, अगर उसी मेटल को या फिर उसी मटेरियल को अगर हम पिघलाकर अगर हम लिक्विड बना दें तो उसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू इट्स ओन सॉलिड। इट्स ओन सॉलिड विल हैव हायर डेंसिटी एज कंपेयर टू इट्स ओन लिक्विड। लेकिन पानी के केस में उल्टा हो जाता है, पानी का जो आइस होता है उसकी डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स इन वाटर। पानी में आइस फ्लोट करता है इसीलिए क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होती है। अब पानी में आइस क्यों फ्लोट करता है, उसकी डेंसिटी क्यों कम होती है? क्योंकि जो आइस है उसमें हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसमें बहुत सारे हवा भर जाते हैं। तो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिया, कम मॉलिक्यूल्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लिए, तो इसलिए उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया क्योंकि हवा बहुत सारा ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्युपाई कर लिया और उसकी मास कम होगी। मास कम वॉल्यूम ज्यादा मतलब डेंसिटी कम। दैट्स व्हाई डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे वीक फोर्सेस
डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। डाइपोल फोर्सेस अब हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल बेस्ड फोर्सेस। डाइपोल बेस्ड फोर्सेस, इसको हम लोग दो हिस्सों में भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इन्वॉल्विंग आयंस, इन्वॉल्विंग आयंस, here do not involve ions, do not involve ions। इन्वॉल्विंग आयंस, और एक तो हो गया हमारा इन्वॉल्विंग आयंस, एक हो गया हमारा डू नॉट इन्वॉल्व आयंस। इन्वॉल्व आयंस मींस ion dipole forces, ion dipole forces, ion induced dipole forces, dipole dipole forces, dipole induced dipole forces, instantaneous dipole induced dipole forces, या फिर लंडन फोर्सेस। तो इसको लिख देते हैं जल्दी जल्दी से। ion dipole forces, ion dipole फोर्सेस। आयन आयन नहीं है, आयन आयन रहता तो वो तो हमारा हो जाता आयोनिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स, इसलिए तो ये वीक है ना, एक आयन है और दूसरा हमारा पार्शियल, एक तो हमारा कंप्लीट चार्ज है और एक में पार्शियल चार्जेस है, इसलिए इसको हम वीक में पढ़ रहे हैं। अगर दोनों आयन हो जाता तो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स की कैटेगरी में आ जाता। दूसरा हमारा आयन इंड्यूस्ड, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। यहां पर हो जाएगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, या फिर लंडन फोर्सेस। ठीक है, अब मैं इनकी डेफिनेशंस नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ डिस्कस कर देता हूं। जैसे आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल हमारा क्या होता है, अगर आप फिजिक्स में पढ़ते हैं तो डाइपोल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज का बनता है। तो यहाँ पर डाइपोल कैसे बनेगा, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे हमारा HCl मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, यहाँ पर क्लोरीन के पास, क्लोरीन क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है तो इस पे डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बना हमारा डाइपोल। अब आयन मतलब एक कोई एक आयन, जैसे हमारा Na+, तो ये आयन और ये डाइपोल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। ये हो गया हमारा एक नंबर, इसको लिख देते हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर और 3 4 5। दूसरा नंबर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, मतलब एक तो आयन रहेगा और दूसरा हमारा डाइपोल नहीं, दूसरा हमारा न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेगा, लेकिन उस आयन के प्रेजेंस में वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि हो गया हमारा Na+, ये तो हो गया हमारा आयन, और दूसरा एक एलिमेंट जो कि न्यूट्रल है। जैसे अगर हम मान लें एक हीलियम के पास अभी कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब इसके पास जब Na+ इसके पास जाएगा तो हीलियम क्या हमारा एक एटम है, तो वो एक सेंट्रल एटम, ऐसे होलो सॉलिड स्ट्रक्चर है हमारा एटम। तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसा कुछ आया नहीं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पर आए इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कहीं से घूम करने आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ आ गए इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, आयन
डाइपोल इंड्यूस्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मींस इस आयन ने इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस किया। अभी देखिए इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये हो गया हमारा आयन। और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि आयंस के प्रेजेंस में डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अगर हम यहाँ से Na प्लस एक आयन को हटा दें तो फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें फिर कोई डाइपोल्स नहीं बचेंगे। तो ये हो गया हमारा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। तीसरा नंबर हो जाएगा हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल हमने बोला HCl और HCl के बीच में, यहाँ पर डेल नेगेटिव यहाँ डेल पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। HBr HI ऐसे कुछ ले सकते हैं, वो दोनों दो डाइपोल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। फोर्थ नंबर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मतलब एक तो डाइपोल है और दूसरा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। दूसरा न्यूट्रल, जैसे कि हमने हीलियम बताया, जैसे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है ना, वैसे ही आयन के जगह सिर्फ यहाँ पर डाइपोल आ जाएगा, आयन की जगह यहाँ पर डाइपोल आ जाएगा, बाकी सब चीज सेम रहेगा। डाइपोल, एक डाइपोल दूसरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल इंड्यूस कर देगा अपने प्रेजेंस में। जैसे कि अगर ये हीलियम मॉलिक्यूल है तो ये तो अभी हमारा न्यूट्रल है, लेकिन अगर डाइपोल मॉलिक्यूल अगर इस पे अप्रोच करेगा तो यहाँ पर क्या है, डेल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन्स इसके इस साइड मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पर इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हुए उनको हम लोग बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये डाइपोल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर अपने प्रेजेंस में डाइपोल इंड्यूस्ड करा दिया। अगर ये HCl मॉलिक्यूल चला जाएगा तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसमें कोई फिर चार्जेस फिर बचेंगे नहीं। सो इट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। पांचवा हो गया हमारा लंडन फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। जो हमारे जो हीलियम हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जब हमारा जो हीलियम है, दो हीलियम है, इनमें क्या, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, इसमें कहीं भी कोई भी प्रकार की चार्जेस नहीं है, लेकिन जब ये पास में आते हैं, जब टकराते हैं तो इनके अंदर टेम्पररी चेंजेस होते हैं। टेम्पररी चेंजेस, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है इस साइड, जैसा हमने अभी डिस्कस किया वैसे ही एक साइड इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है और इसमें पार्शियल चार्जेस डेवलप होते हैं। 1 to 2% पोलैरिटी एक्सप्लेन करने के लिए ये फोर्सेस है। जो हमारे जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, जिनमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, जनरली कोई पोलैरिटी नहीं होता है, लेकिन जब ये दो एटम्स और दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो इनके बीच में 1 to 2% पोलैरिटी डेवलप हो जाता है ड्यू टू दिस फोर्सेस। जैसे अगर हम बात करें हीलियम के बीच में जो फोर्स लगेगा, जब ये टकराएंगे ना तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक तरफ शिफ्ट होने लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस 1 to 2% पोलैरिटी इज डेवलप्ड ड्यू टू लंडन फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि हमको तो पूछ देगा एग्जाम में, एग्जाम में हमसे कैसे पूछेगा, Na प्लस HCl He, इन तीन मॉलिक्यूल दे देंगे, तीन अलग अलग मॉलिक्यूल, और इनमें बोल देगा कि हमारा ऑर्डर ऑफ फोर्सेस की कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है, आप उनका ऑर्डर बताइए। तो इसके लिए हम इनको पढ़ने जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ फोर्सेस हमारा क्या होंगे, कौन सा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू अदर। तो अब आयन है, आयन में तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं इंड्यूस्ड मतलब होता है कि वीक क्यों, क्योंकि दूसरा वाला जो एलिमेंट है, दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। चार्जेस कब आए, पहले वाले के प्रेजेंस में है, तो ये इंड्यूस्ड है, इसका मतलब ये दोनों तो वीक होंगे। अब आयन डाइपोल, आयन मतलब कि एक कंप्लीट चार्ज और डाइपोल मतलब एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दोनों तो कंप्लीट नेगेटिव या दोनों कंप्लीट चार्जेस नहीं हो सकते। अगर दोनों कंप्लीट चार्जेस अगर हो गए तो वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में चला जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड में चला जाएगा। लेकिन हम लोग वीक फोर्सेस डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तो हमारा कंप्लीट चार्जेस है और दूसरे में हमारा है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरे में हमारा पार्शियल चार्जेस। आयन डाइपोल फोर्सेस, आयन मतलब एक कंप्लीट चार्ज और डाइपोल मतलब पार्शियल चार्ज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, सबसे ज्यादा होगा। वीक में भी ये बॉन्ड जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होगा।
तो इसको हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। अब हमने बोला कि इंड्यूस्ड वाला जो होता है, जो इंड्यूस्ड वाला होता है वो वीक होता है। तो आयन इंड्यूस्ड, एक तो आयन है और दूसरा न्यूट्रल है, तो ये तो वीक होगा। डाइपोल डाइपोल इसके बाद आता है, क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्जेस डेवलप हुए किसी आयंस के प्रेजेंस में नहीं हुए, ये परमानेंट चार्जेस है। जैसे HCl HCl तो Cl नेगेटिव और H प्लस, इसमें परमानेंट चार्जेस है, ये किसी आयंस के प्रेजेंस में चार्जेस डेवलप नहीं हुए। तो हमारा फर्स्ट पोजीशंस पे हो जाएगा, फर्स्ट मैं ऑर्डर लिख देता हूं, मैं ऑर्डर लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, 1 नंबर ज्यादा होगा, आयन डाइपोल फोर्सेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ये ज्यादा होगा किससे? आयन डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस से। और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस किससे ज्यादा होगा? हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। और सबसे लास्ट में होगा हमारा लंडन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस क्यों? क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, दोनों में से किसी में भी परमानेंट चार्जेस नहीं है। इसमें एक में परमानेंट चार्ज है और एक में हमारा पार्शियल चार्ज है, इसमें दोनों में पार्शियल चार्ज है। इसमें एक में कंप्लीट चार्ज है, दूसरा न्यूट्रल है, इसलिए थर्ड पोजीशन पे आया। इसमें एक में पार्शियल चार्ज है, ठीक है, ये दोनों इंड्यूस्ड है, लेकिन इसमें एक में कंप्लीट है, इसमें पहले में न्यूट्रल पार्शियल है और दूसरा न्यूट्रल है। इसमें एक में कंप्लीट है, दूसरा न्यूट्रल है। आयंस आने के बाद चार्जेस डेवलप हुए, डाइपोल आने के बाद न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चार्जेस डेवलप हुए। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, वीक फोर्सेस, ऑर्डर ऑफ फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आफ्टर दैट लंडन फोर्सेस। अब एक चीज डिस्कस करते हैं और 2 पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ फोर्स, फोर्स होता है हमारा 1/r का 1 फोर्स बराबर 1/r। अब यहाँ पर r स्क्वायर r क्यूब कुछ भी होता है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ। फोर्स होता है r की 1/r की पावर 3 4 5 7 7। ये इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये जो आयन डाइपोल फोर्स है ये r की पावर 3 पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको अगर 10 टाइम्स, अगर एक आयन है और एक डाइपोल, अगर इसको अभी x दूरी पर है, अब बाद में अगर आप इसको 2x दूरी पर लेकर चले गए, 2x दूरी पर ले गए, इसका मतलब जो फोर्स है वो हमारा 8 टाइम्स कम हो जाएगा। आयन डाइपोल में अगर हमने एक आयन है और एक डाइपोल है, अगर उसको हमने x दूरी पर रखा, तो अभी मान लीजिए फोर्स हमारा F है, अगर हम उसको 2x पर लेकर चले गए तो फोर्स हमारा हो जाएगा 1/8 टाइम्स, मतलब F/8। अगर हम डाइपोल फोर्सेस की बात करें तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 है। यानी कि अगर हमारा 2 डाइपोल को अगर हम x दूरी पर रखे हैं, तो अभी अगर हमारा फोर्स F है, अगर हम उसको 2x पर लेकर चले जाते हैं तो हमारा फोर्स हो जाएगा 1/16F, मतलब कि F/16 हो जाएगा। हाँ, 2 1/2 1/4 1/8 1/16 मींस 1/16 टाइम्स हो जाए, तो ये हमारा पता चलता है। तो ये जो फोर्स है ये मोस्ट सेंसिटिव है, जो हमारा लंदन फोर्सेस है और जो हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये मोस्ट सेंसिटिव फोर्स है। मोस्ट सेंसिटिव फोर्स क्यों है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो फोर्स हमारा ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 7 पे डिपेंड कर रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 10 की पावर 7 r की पावर 7। अगर हम थोड़ा सा भी डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स हमारा ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई दीस टू फोर्सेस आर कॉल्ड सेंसिटिव फोर्सेस। ये दोनों काफी सेंसिटिव है डिस्टेंस पर। अगर डिस्टेंस आप थोड़ा सा भी कम करेंगे तो 10 की r की पावर 7 के हिसाब से कम हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर कम, 2 सेंटीमीटर भी अगर आप डबल भी कर देते हैं डिस्टेंस, तो 2 की पावर 7 पे कम हो, 2 की पावर 7 के हिसाब से कम हो जाएगा। और एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर, अगर वर्क डन अगर आप याद होगा तो F.dx F.dr, मतलब एक r कम होते जाएगा। अगर आप r से मल्टीप्लाई करोगे तो एक r कम होते जाएगा। ये तो हो गया हमारा फोर्स का ऑर्डर, ये हो गया हमारा फोर्स का ऑर्डर। और अगर हम एनर्जी का ऑर्डर अगर हम एनर्जी का ऑर्डर याद करना चाहें तो ये हो जाएगा 1 की पावर स्क्वायर, 1 की पावर क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 6, मतलब r की पावर 6, 1/r की पावर 6।
ये हो गया हमारा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, हमने आपको बेसिक चीज बता दिया। आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल में डिस्कस किए, डाइपोल बेस्ड फोर्सेस डिटेल में डिस्कस किए, बहुत सारे चीज डिस्कस किए, और इन सभी को आप देखकर भी पहचान जाओगे कि कौन सा क्या है। जैसे कि अगर मैं ऐसे रैंडमली एग्जांपल बताऊं, जैसे कि मीथेन मॉलिक्यूल्स, तो मीथेन CH4, तो ये हो जाएगा हमारा लंडन फोर्सेस। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन में भी कोई चार्जेस नहीं है, दूसरे मीथेन में भी कोई चार्जेस नहीं है, दोनों न्यूट्रल है, तो ये आ जाएगा हमारा लंडन फोर्सेस। जैसे अब दूसरे मैं बात करूं Li+ और HCl के बीच में, तो ये हो जाएगा हमारा आयन डाइपोल फोर्सेस। जैसे HBr, तो डाइपोल फोर्सेस। अगर हम HBr और He ले ले तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। HCl और HBr ले ले, HCl और HBr, तो ये भी हो जाएगा डाइपोल फोर्सेस। अगर Li+ और He ले ले तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इस तरीके से अगर आपको एग्जांपल दे तो आप इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स किस कैटेगरी में हमारा आ रहा है। और हमने ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस का हमने ऑर्डर लिख दिया है। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, थैंक यू।